तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे बदलाव की जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान तक कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 42nd संशोधन की। ये वो दौर था जब संविधान को बदलने की शायद सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद कोशिश हुई थी। देखिए, संविधान के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। मतलब इसे समय और समाज के हिसाब से बदलना ही पड़ता है, और अगर ऐसा ना हो तो कहते हैं कि फिर क्रांति ही एक रास्ता बचता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने भी यही सोचा था, और बदलाव का रास्ता हमेशा खुला रखा था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये कि भारत के संविधान में जितनी तेजी से बदलाव हुए हैं, उतनी तेजी से शायद ही दुनिया की किसी और बड़े लोकतंत्र में हुए हों। अमेरिका का संविधान देखिए, 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज तक उसमें सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। और भारत में अकेले इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही 32 संशोधन कर दिए गए। और यही आंकड़ा हमें आज के हमारे विषय पर लाता है, 42वां संशोधन। ये इतना बड़ा था, इतना व्यापक था कि इसने संविधान की प्रस्तावना से लेकर लगभग हर बड़े हिस्से को बदल कर रख दिया था। इसका सीधा सीधा कनेक्शन था देश में लगी इमरजेंसी से। ये पूरा का पूरा संशोधन उसी माहौल में तैयार किया गया था, और ये बिल तब पास हुआ जब लोकसभा और राज्यसभा के ज्यादातर विपक्षी नेता मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कड़े कानूनों के तहत जेल में बंद थे। तो अगर हम इसके पीछे की मंशा को समझने की कोशिश करें तो 3 लक्ष्य एकदम साफ नजर आते हैं। पहला, प्रधानमंत्री की शक्तियों को बढ़ाना। दूसरा, न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कमजोर करना। और तीसरा, राज्यों के मुकाबले केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देना। और इसी तीसरे लक्ष्य का असर सबसे गहरा और दूर तक जाने वाला था। तो आइए देखते हैं कि इस एक संशोधन ने भारत के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो पावर का बैलेंस है, उसे किस तरह से एक तरफ झुका दिया। पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए 2 बड़े बदलाव किए गए। पहला, राष्ट्रपति के पद से जुड़ा था। आर्टिकल 74 में ये जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए मजबूर होंगे। मतलब अब राष्ट्रपति के पास अपनी समझ या विवेक इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और इसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार को एक और अधिकार मिल गया कि वो देश के किसी एक हिस्से में भी इमरजेंसी लगा सकती है, जिससे किसी खास राज्य को टारगेट करने का डर बढ़ गया। अच्छा, राज्यों पर केंद्र का कंट्रोल बढ़ाने का एक और तरीका निकाला गया। ये जुड़ा था राष्ट्रपति शासन के समय से। देखिए, पहले क्या होता था कि किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल एक बार में 6 महीने के लिए लगता था। इस संशोधन ने इसे सीधा डबल करके 1 साल कर दिया। मतलब सोचिए, सिर्फ एक बार पार्लियामेंट से मंजूरी मिली और केंद्र किसी भी चुनी हुई राज्य सरकार को पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर सकता था। और शक्तियों के बंटवारे में भी एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। स्टेट लिस्ट के कुछ बहुत जरूरी विषय जैसे शिक्षा, वन और न्याय प्रशासन, इन सब को उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि इन विषयों पर केंद्र भी कानून बना सकता है, और अगर कोई टकराव हुआ तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। इसका असर आज भी हम देखते हैं, जहां शिक्षा नीति जैसे मामलों में केंद्र की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये शायद सबसे बड़ा हमला था। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के अधिकार को लगभग खत्म ही कर दिया गया था। शर्त ये लगा दी गई कि किसी भी कानून को असंवैधानिक बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच का 2/3 बहुमत चाहिए होगा। आप सोचिए, इसे इतना मुश्किल बना दिया गया था कि किसी भी कानून को रद्द करना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो एक तरफ तो इसने केंद्र को बेहिसाब शक्तियां दे दी, लेकिन इसी संशोधन का एक दूसरा पहलू भी था जो आज भी हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हाँ, 42nd संशोधन ने ही संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा, जिसमें नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज की एक लिस्ट दी गई। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि अधिकार और कर्तव्य ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया। इनमें कुछ मुख्य कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सभी लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाना और हमारी मिलीजुली संस्कृति का सम्मान करना, और हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। लेकिन इन कर्तव्यों की आलोचना भी खूब हुई। एक मेन पॉइंट ये था कि इनमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है, जैसे मिश्रित संस्कृति
या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बहुत वेग है, मतलब साफ नहीं है। तो डर ये था कि सरकार इनकी आड़ में लोगों को बेवजह परेशान कर सकती है, और साथ ही ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। तो फिर सवाल उठता है कि इनका महत्व क्या है? तो महत्व भी है। ये कर्तव्य एक तरह से नैतिक दिशा निर्देश का काम करते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमें किन आदर्शों की तरफ बढ़ना है। ये नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराकर लोकतंत्र को और मजबूत करते हैं। तो इस इतने विवादास्पद संशोधन का आगे क्या हुआ? क्या इसके असर आज भी मौजूद है? चलिए देखते हैं कि इसका आखिर में नतीजा क्या रहा। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने आते ही 43वें और 44वें संशोधन के जरिए 42वें संशोधन के कई सबसे विवादित हिस्सों को पलटने की कोशिश की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सुधार पूरी तरह से नहीं हो पाया। हाँ, ये सच है कि न्यायपालिका की शक्तियां बहाल कर दी गईं, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, पर कुछ बड़े बदलाव वैसे के वैसे ही बने रहे। मौलिक कर्तव्य आज भी संविधान का हिस्सा है, और शायद सबसे बड़ा और स्थायी असर उन विषयों पर पड़ा जिन्हें कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। शिक्षा और वन जैसे जरूरी क्षेत्र आज भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की एक बड़ी वजह बने हुए हैं, और ये 42वें संशोधन की एक स्थायी विरासत है। तो कुल मिलाकर 42वां संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर है जिसकी एक दोहरी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स विरासत है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, एक तरफ ये पावर के सेंट्रलाइजेशन का प्रतीक था जिसने भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की नींव को हिलाकर रख दिया, और दूसरी तरफ इसने नागरिकता की सोच में कर्तव्यों का एक स्थायी आयाम जोड़ा जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है और नागरिकों को उनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बीच वो सही संतुलन, वो परफेक्ट बैलेंस आखिर क्या होना चाहिए?